लंबे युद्ध विराम के बाद भी जंग जारी है, लेकिन इस बार जंग मैदान पर नहीं, दिल, दिमाग और जुबान पर है। दरअसल हाल ही में ईरान के लीडर मोस्तफा खामनेई का एक संदेश आया है, जिसके बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या अमेरिका और इजराइल के बीच जो ईरानियों को लेकर तनाव बना हुआ है, उनसे काफ़ी तनाव और खटपट की खबरें सामने आ रही हैं। तो मोस्तफा खामनेई का यही कहना है कि अमेरिका और इजराइल ईरानियों के बीच में फूट डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये बयान अब काफ़ी तूल पकड़ रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, आखिर क्यों ये सब बयान दिए जा रहे हैं और इनके पीछे की वजह क्या है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वो रूम और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। जान लेते हैं इशिका और भावना से, आखिर क्यों मोस्तफा खामनेई ने स्टेटमेंट दिया है। इशिका, भावना, उन्हें ऐसा क्यों लगता है? देखिए, आपने बोला कि बयान दे रहे हैं। बयान तो ये तब से शुरू हो चुके हैं जब से ये जंग शुरू हुई है। तब से कुछ ना कुछ, खासकर अगर देखा जाए तो ट्रम्प की तरफ से कुछ ज़्यादा ही बयानों पर बयानों की बरसात कह सकते हैं शिका, वो हो रही है। लेकिन वो सारे दावे झूठे हैं, ये अब जग जाहिर हो चुका है। अभी हाल ही की अगर मैं बात करूँ तो एक बयान देते हैं ट्रम्प साहब और ये बोलते हैं कि अब जंग हो या समझौता, दोनों में से कुछ भी हो, लेकिन जीत जो है अमेरिका की होगी। लेकिन यार, तुम कितने खोखले हो सकते हो अंदर से, ये तुम्हारी इन बातों से ही पता लगाया जा सकता है। अब कहीं ना कहीं शिका, मुझे ये लगता है कि अगर ट्रम्प जो है दावे कर रहे हैं और इतनी बातें बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन बातों का असर जो है अब सीज फायर पर पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि सीज फायर हो जाएगा, समझौता बेहद नजदीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि ट्रम्प के ऐसे दावे हैं और उन पर अगर रिप्लाई जिस तरीके से ईरान दे रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि अब सीज फायर बेहद नजदीक है। बिल्कुल भावना, लेकिन इशिका, यहाँ पर एक सवाल ये भी है, जंग हो या समझौता, जीत अमेरिका की होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। इतने सारे उतार चढ़ाव, इतनी हार के बाद भी इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है, जो डोनाल्ड ट्रंप के अंदर बखूबी भर भर यानी कूट कूट कर भरा हुआ है? तान्या, जैसा कि भावना ने बोला ना, डोनाल्ड ट्रंप का काम है, वो हर रोज आके ना नए नए बयान देते हैं। कुछ समय पहले हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे चाय के साथ टोस्ट लेते हैं, वो बयान लेते हैं लगातार। सुबह में एक बयान देंगे, दोपहर में एक बयान देंगे या शाम में एक बयान देंगे। डोनाल्ड ट्रंप को बहुत कॉन्फिडेंस है कि जो भी होगा अमेरिका के हक में होगा। लेकिन आप ये देखिए कि जब आप फरवरी से आपने जब हमला किया, उसके बाद आपने कहा कि ईरान की आर्मी अंडर कंट्रोल है। चीन जाने से पहले आप कहते हैं कि हम ईरान पर बात नहीं करेंगे, ईरान की जो एयरफोर्स है, ईरान की जो नेवी है, वो हमारे कंट्रोल में है, हमें ज़रूरत नहीं है ईरान पर बात करने की। लेकिन फिर आप चीन पहुंचते हैं। चीन पहुंचने के बाद आप ट्रेड से ज़्यादा बात करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कैसे खुलवाना है। आप बात करते हैं कि ईरान की IRGC अपने हथियार डाल दे। आप कहते हैं कि जिनपिंग मान गए और उन्होंने कहा है कि ईरान जो है उसके पास न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की उस छटपटाहट को दिखाता है, जो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप कहते तो बहुत बड़ी बड़ी बात है। ट्रंप तो ये भी कहते हैं एक दिन आकर कि अब ईरान पर इस तरीके से हमला होगा, अगर ईरान ने बात नहीं मानी कि उसकी पूरी की पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के बयान है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ कि सब कुछ जो है वो खत्म हो जाएगा और जो अमेरिका है उसकी जीत होगी। तो आप जब 2 महीने से स्ट्रगल कर रहे हैं, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्यों नहीं खुलवा पा रहे हैं? अगर आप इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि सब कुछ अमेरिका के कंट्रोल में है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाने के लिए आपको बार बार नेटो से क्यों सहायता मांगनी पड़ रही है? इशिका, अगर बयानों की बात ही चल रही है तो मैं आपको ट्रम्प का एक और बयान जो है वो बता देती हूँ। ट्रम्प ये बोल रहे हैं कि देखिए, समझौते के हमें जो भी होगा, समझौता होगा या जंग होगी, पहले तो ये बोला कि जीत सिर्फ अमेरिका की होगी। दूसरी बात ये बोली गई है कि उनको मुज्तबा खामनेई यानी ईरान के सुप्रीम लीडर से अब कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ बात होगी या फिर डील होगी या फिर जंग होगी, ये सिर्फ अब उनके ऊपर है। कहीं ना कहीं उन्होंने इसको एक चेतावनी के रूप में भी देखा जा सकता है शिका, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने एक चेतावनी भी दे दी है, वो जो अक्सर देते आए हैं। लेकिन जंग करना मुझे नहीं लगता उनके बस की बात है, क्योंकि अभी हाल ही की एक रिपोर्ट की बात करें तो अभी साफ हुआ है कि ईरान का जो मिसाइलों का जखीरा है वो कहीं ना कहीं US के अब बराबरी पर पहुंच रहा है। उस पर काम किया जा रहा है, लगातार काम हो रहा है। और बात रही एनरिच यूरेनियम की, जिस तरीके से ट्रंप बोलते हैं और दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं कि एनरिच यूरेनियम उन्हें सौंप दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान की यहाँ पर सिक्योरिटी की बात आ जाती है। और अभी भी ट्रंप उसी बात पर अडिंग है कि वो एनरिच यूरेनियम लेकर रहेंगे और ईरान को एनरिच
कहीं ना पूरा का पूरा मसला ही इस यूरेनियम का है और ये अब से नहीं चल रहा है, ये बहुत पहले से चल रहा है। देखा जाए तो जब सत्ता परिवर्तन हुआ 1979 में, जब रिजीम चेंज हुई और खुमेनेई जब आए रजा पहलवी के बाद, तो ये तब से चल रहा है यूरेनियम का। अमेरिका ही जो था वो ईरान को जो है न्यूक्लियर सारी चीज़ें देने वाला था, क्योंकि कहा जाता है कि जिस देश में अमेरिका अपनी सत्ता खुद से चलाता है, वहाँ जब तक उसकी सत्ता चलती है तब तक ठीक। जहां वो चेंज हुई, जैसे कि हमने 1979 में देखा, वहां से अमेरिका को प्रॉब्लम होने लगी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी। इसी का कहीं ना कहीं कहने का मतलब आपका यही है कि अब ईरान में भी जो रिजीम चेंज चाह रहे हैं। बिल्कुल भावना, लेकिन इशिका यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बोला है, अगर जितनी भी डिमांड्स या डील मतलब रखी गई हैं वो अगर संभव हो जाती है, यानी कि ईरान अग्री कर जाता है उन सारी डील्स से, तो डोनाल्ड ट्रंप ईरान के जो लीडर है मुस्तफा खामनेई से मिलकर गर्व महसूस करेंगे। तो ये उनके जो दिमागी या फिर ख्यादी पुलाव वो जो देख रहे हैं, वो जो सपने देख रहे हैं, वो रियल में होने वाले तो है नहीं, लेकिन अपने आप से वो जो आइडिया लगा रहे हैं कि अगर उनकी डील्स मतलब कंफर्म हो जाती हैं, वो ईरान भी एग्री कर जाता है उनकी डील्स पर, तो वो उनसे मुलाकात करेंगे और गर्व भी महसूस करेंगे। इसके अंदर मैं एक बात जरूर सबसे पहले बोलना चाहूंगी कि एक कहावत इस बात पर जरूर बनती है कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। भाई अब ट्रंप को दूर से ये बात बहुत अच्छी लग रही है कि अगर समझौता हुआ तो मैं बहुत मिलने जाऊंगा, और अगर बात मान ली मुश्तबा खामनेई ने, कहावत याद आ रही है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और बिल्कुल बिल्कुल ऐसी कुछ अटपटी कहावतें हैं जो हमारे ट्रंप साहब पर एकदम फिट बैठ जाती हैं, क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी हैं जो बिल्कुल इन कहावतों पर सूट करती है। अब मैं बात कर रही थी कि दूर के ढोल जो है सुहावने लगते हैं, कहीं ना कहीं ये बात एकदम ट्रंप पर फिट इसलिए भी बैठ रही है शिका, क्योंकि देखिए अब वो बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं कि मुश्तबा खामनेई ने उनकी बात मान ली तो वो उनसे मिलेंगे, लेकिन अभी हाल ही के अगर बयान को देखा जाए तो वो ये कह रहे हैं कि उन्हें मुश्तबा खामनेई से कोई मिलने की जरूरत नहीं है। हमने बोल दिया है कि ईरान जो है यूरेनियम नहीं बनाएगा, एनरिच्ड यूरेनियम नहीं रखेगा अपने पास, ना कोई न्यूक्लियर पावर्स रखेगा, सब कुछ अमेरिका को सौंप देगा। अब इसमें या तो डील हो या समझौता हो, लेकिन इसके अंदर जो जीत है, डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, वो ना एक अलग ही उसमें जी रहे हैं कि अच्छा अगर ईरान ने नहीं माना तो वे सपनों में जी रहे हैं कि मैं बोल देता हूँ, मैं दुनिया को ये बता देता हूँ कि ईरान जो है वो अपना इनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को देगा। भला ईरान क्यों देगा जब उसने अब तक नहीं दिया इतने सालों में, तो वो अब क्यों देगा, सबसे बड़ा सवाल। और दूसरी बात, जैसा कि तान्या ने पूछा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर सब कुछ सही रहा तो मैं मुश्तबा खामनेई से मिलूंगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर ईरान डोनाल्ड ट्रंप की डील से, यानी कि जो डिमांड रखी गई है उनसे अगर वो अग्री कर लेते हैं, तो देन उनसे मिलकर उनको गर्व महसूस होगा। ये मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने तो एक तरफ तो वो कहते हैं कि मुश्तबा खामनेई को हम छोड़ेंगे नहीं, ईरान जो है वो पूरा का पूरा बर्बाद है, हम तो पूरी वो उड़ा देंगे, सब उड़ा देंगे। और दूसरी तरफ अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे तो मुश्तबा खामनेई से मिलना है। पहले तो ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को लेकर बड़े बड़े बयान डोनाल्ड ट्रंप देते थे, और अब मुश्तबा खामनेई को लेकर बयान दे रहे हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कई बयान सामने आए थे मुश्तबा खामनेई को लेकर भी, जिसमें उन्होंने मुश्तबा खामनेई के खिलाफ काफी सारी चीजें बोली थी। और अब पासा ऐसा पलट दिया गया है यहाँ पर कि अब मुश्तबा खामनेई से मिलने की बात हो रही है। अभी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर लगातार ईरान को धमकियां दी जा रही थी, कहा जा रहा था ईरान तो माइंस बिछा रहा है, ईरान तो ये कर रहा है। और अब जब चीजें शॉर्ट ट्रम्प से नहीं हो पा रही हैं, या फिर यूं कह ले कि जब ट्रंप चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं, तो अब डोनाल्ड ट्रंप समझ नहीं पा रहे हैं कि करे तो करे क्या, इसलिए अटपटे बयान लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने आते जा रहे हैं। क्या लगता है भावना? देखिए मुझे ये लगता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एनरिच्ड यूरेनियम की बात हो रही है शिका, ठीक है, अगर वो नहीं चाह रहे हैं कि ईरान अपने पास एनरिच्ड यूरेनियम रखे, तो वो इजराइल की पावर नहीं देख रहे हैं क्या? क्या वो ये नहीं देख रहे हैं कि इजराइल, अगर मैं आपको एक रिपोर्ट का डेटा शेयर करूं आपके साथ, तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए इजराइल का, अब आप इजराइल 3 तरफ से जंग लड़ रहा है इस टाइम पे। इजराइल जो है घिरा पड़ा है, चारों ओर से घिरा पड़ा है, लेकिन वो ईरान को कहीं या फिर हिजबुल्लाह को कहीं भी जो है मिसाइल सप्लाई करने से या फिर अपने हथियार सप्लाई करने से पीछे नहीं हट रहा है। अब तक वो कितना सप्लाई कर चुका है आप देखिए, कितना रिकॉर्ड टूट रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सवाल मेरे मन में यही उठ रहा है कि अगर वो ईरान को रोक रहा है कि आप एनरिच्ड यूरेनियम नहीं बनाइए और आप इसको नहीं रख सकते अपने पास, तो वो इजराइल को इस बात की परमिशन कैसे दे रहा है? क्या वो यहाँ पर दोस्ती निभ सकती है और वहाँ पर अगर दुश्मनी निभ रही है तो वो ये कर रहे हैं? अब आप जरा डेटा पर नजर डालिए। देखिए साल 2025 में ये देश के हथियारों का निर्यात
19 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो गया है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 30% ज्यादा, यानी कि इजराइल अब तक जो है हथियारों का जखीरा जो है 19 अरब डॉलर से भी ज्यादा कर चुका है, और 30% ज्यादा है वो इस साल के कंपैरिजन में देखा जाए तो। और अब बात करें अगर 2024 में, तो 2024 में ये 14.8 अरब डॉलर था, पिछले रिकॉर्ड के 29% अधिक है इस समय। तो देखिए आप, इशिका, सवाल मेरा वही है कि कहीं ना कहीं अगर ईरान से इतनी नफरत हो रही है यूरेनियम बनाने पर, तो अगर इजराइल हथियार दे रहा है तो उससे क्यों दोस्ती निभाई जा रही है? बिल्कुल भावना, बिल्कुल ठीक कहा कि इजराइल और अमेरिका जो है वो लगातार इनकी जो दोस्ती है ना, ये दिखाते हैं कि हम कितने बड़े अच्छे खासे दोस्त हैं। लेकिन यहाँ पर जो सारी चीज़ें हो रही है ना, वो स्वार्थ को लेकर हो रही है, क्योंकि अगर हम बात करें डिप्लोमेसी की, बात करें अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दों की, तो वहाँ पर कोई भी देश किसी का दोस्त नहीं होता। हर देश जो है वो अपने स्वार्थ को देखते हुए, अपने नेशन को देखते हुए सारी चीज़ें करता है। इजराइल अब तक ये साफ कहता आया है कि ईरान जितने भी प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, चाहे फिर वो लेबनान में हिजबुल्ला हो या फिर यमन में हूती हो, गाजा में हमास हो, इजराइल साफ कहता है कि ये जितने भी देश है ना, ये जितने भी प्रॉक्सी ग्रुप्स है जिनको ईरान सपोर्ट करता है, ये हमारी संप्रभुता के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इजराइल के साथ कोई नहीं खड़ा। इजराइल ये कहता जरूर है कि इजराइल के साथ कोई नहीं खड़ा है, लेकिन अब दुनिया देख रही है कि किस तरीके से अमेरिका जो है वो लगातार इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। अभी ये भी सामने आया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को काफ़ी कुछ कह दिया था, और नेतन्याहू ने ये बात एक्सेप्ट भी की थी। लेकिन नेतन्याहू का ये कहना था कि ये तो होता रहता है, जैसे एक परिवार में दो भाई आपस में बात करते हैं, तो वैसे ही ये था। तो शिका, यहाँ पर ये भी नजर आता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो दोस्तियाँ होती है ना, वो सेम उन्हीं की तरह होती है। वो जहाँ दोस्ती कर, सेम उनके जो दोस्त होते हैं वो भी उन्हीं की कैटेगरी के होते हैं कि हाँ, मतलब जैसे तभी तो वो बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर होते हैं। वही। लेकिन शिका, यहाँ पर एक सवाल सीज फायर को लेके है। आखिर सीज फायर लगता क्यों है? रशिया यूक्रेन युद्ध की बात करें, वहाँ पर सीज फायर हुआ, देन वो तोड़ दिया गया। अब हाल ही में इजराइल और लेबनान में जो मिसाइलें दागी जा रही थी, उस पर सीज फायर लगाया गया, अब वो भी तोड़ दिया गया। तो मतलब ही क्या रह जाता है सीज फायर का? मतलब क्यों ऐलान होता है कि सीज फायर हो चुका है, उसके बाद इजराइल लेबनान पर मिसाइलें दागता है, कभी लेबनान इजराइल पर दागता है? सिर्फ नाम का ऐलान होता है। ये बिल्कुल तान्या ने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा, क्योंकि जो ये देश है, रशिया यूक्रेन हो, ईरान अमेरिका हो, लेबनान इजराइल हो, ये लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे, सारी चीजें कर रहे हैं, और फिर ये कहता है कि सीज फायर हो गया, यानी युद्ध विराम, यानी जो ये युद्ध चल रहा है उस पर विराम लग गया। जैसे एक सेंटेंस खत्म होने के बाद पूर्ण विराम लगाया जाता है, उसी तरीके से युद्ध विराम जो है इसको कहा जाता है। लेकिन सिर्फ शिका स्टेटमेंट्स में, रियल में तो कहीं नजर ही नहीं आता। मैं कह रही हूँ, कागजी शेर बनता है हर कोई। आप जब जमीन पर उतरते हैं तो वो जो सिचुएशन होती है वो कागजों पर लिखने से कई ज्यादा अलग होती है। आप किसी देश में जाकर युद्ध विराम की बात करते हैं, जेडी वेंस जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति पाकिस्तान जाते हैं, हालांकि पाकिस्तान खुद अफगानिस्तान के युद्ध में अभी भी उलझा हुआ है, उसको खुद नहीं पता करना क्या है, लेकिन दिखावट के लिए आप पाकिस्तान जानते हैं, क्योंकि आप बखूबी ये जानते हैं कि कुछ नहीं होना है। अब्बास अराक्ची भी वहां पर आते हैं, पाकिस्तान के जो ये प्रधानमंत्री है वो भी वहां पर बैठते हैं, युद्ध विराम को लेकर बात चलती है, शर्तें कई सारी दोनों पक्षों की तरफ से रखी जाती है, लेकिन नतीजा क्या होता है? कोई नतीजा नहीं होता। लेबनान और इजराइल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन शिका, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो युद्ध रुकवाने के लिए बैठते हैं। वो देश जिसके आज तक खुद दूसरे देशों ने युद्ध रुकवाया, वो अमेरिका और ईरान का रुकवाएगा। इसके अंदर मैं बोलूंगी कि अगर जिस देश के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, और वो कहीं ना कहीं अभी भी भारत से सिंधु जल संधि पर भीख मांग रहा है कि उसे खोल दिया जाए और पानी उन्हें मिल जाए, प्यासे न मरे, अगर वो इस चीज पर भी अगर अभी तक भीख मांग रहा है और उसको ये बोला जा रहा है कि मध्यस्थता आप कराएंगे, तो कहीं ना कहीं ये एक पैटर्न समझा जा सकता है ट्रंप का, कि ट्रंप कहीं ना कहीं यही चीज चाहते हैं कि उन लोगों को बोला जाए जो उनसे नीचे देश है, उन लोगों को ये कमान सौंपी जाए जिनके बस की कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर पाकिस्तान ईरान से भी बात कर रहा है तो ईरान पाकिस्तान को कुछ नहीं समझता है, और अगर बात रही अमेरिका की, तो अमेरिका तो बिल्कुल ही नहीं समझता है, क्योंकि अमेरिका के टुकड़ों पर ही पाकिस्तान पल रहा है। और दूसरी बात रही इशिका, आपने कहा सीज फायर की, ताने आपने बात करी कि सीज फायर क्यों नहीं होता है, सीज फायर की बातें होती हैं, सिर्फ कागजी रहती हैं ये बातें, लेकिन सीज फायर क्यों नहीं होता है? तो देखिए,
सीज फायर इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपने अभी तक का जितना भी डेटा देखा होगा तो सबसे पहले हमला जो है अमेरिका की तरफ से किया गया है, उसके बाद जवाबी कार्रवाई में अब चाहे वो ईरान हो और जहां जहां जिस जिस युद्ध में ट्रंप इन्वॉल्व हो जाए ना, खासकर उसका सीज फायर बेहद मुश्किल हो जाता है क्योंकि ट्रंप सीज फायर कराने के लिए उदाहरण, इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो रशिया और यूक्रेन की जंग है। ट्रम्प बड़े उससे चाव से इस जंग में इन्वॉल्व है, कहते हैं कि हम तो यूक्रेन को सहायता दे रहे हैं, सामने से नहीं दे रहे, पर्दे के पीछे से दे रहे हैं। हालांकि सब लोग बखूबी जानते हैं जेलेंस्की ने इतने व्हाइट हाउस के दौरे कर लिए साल 2025 में जितने खुद ट्रंप ने नेटो के देशों के नहीं किए होंगे। और ट्रंप ने इतने बड़े बड़े वादे करती है। एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि ट्रंप एक टाइम पर जेलेंस्की से काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। ट्रंप ने एक जो जेलेंस्की की तरफ से जो प्रस्ताव डोनबास को लेकर जेलेंस्की आए थे, तो उस रेड लाइन को ट्रंप ने साफ देखकर कहा था कि मैं इसको नहीं जानता, या तो आप रूस की बात मान लो वरना ये आप देख लो। तो ये तक रिपोर्ट सामने आई है कि ट्रंप एक टाइम पर इतना गुस्सा जेलेंस्की से हो गए थे। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में ट्वीट किया कि विक्ट्री डे परेड जो है वो रूस की काफ़ी अच्छी रही और मुझे बहुत खुशी हुई कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो है वो 2 दिन तक कुछ नहीं हुआ। इस तरीके से जो है ट्रंप अक्सर जो है बयान देते रहते हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन इसका जीता जागता एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि जहां अमेरिका जिस भी युद्ध में इन्वॉल्व हो जाता है उसका सीज फायर होना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था, फैक्ट्री ही जो है अमेरिका की, वो सारी वेपन्स पर चलती है। जिस तरीके से देखिए जहां अब ईरान और अमेरिका का युद्ध छिड़ रहा है, अमेरिका जिस तरीके से कूदा है, जिस तरीके से ट्रंप इजराइल और ईरान के युद्ध में कूदे हैं और अपना नाम जो है उस युद्ध में जुड़वा लिया है, अब कहीं ना कहीं इजराइल तो है वो तो पीछे सुमड़ी में खेल रहा है, लेकिन फ्रंट फुट पर कौन है? अमेरिका और ईरान। और इसी युद्ध के बीच अब देखिए, इसी युद्ध के बीच अब ट्रंप का एक और बयान आता है। आप देखिए बयानों का एक लाइन देखिए ट्रंप की, किस तरीके से पोस्ट जो है, पोस्ट शॉट्स लेते हैं वो पर डे, और मॉर्निंग में जो है आते सुबह उठते ही मुझे लगता है कि आंखें खुलती हैं और कहीं ना कहीं एक ट्वीट कर दिया जाता है कि टिक आज का हो गया, आप कल देखेंगे क्या। अब मैं आपको वो बता देती हूँ कि उन्होंने ये बोला हाल ही में मीडिया से बातचीत करते हुए, वो कहते हैं कि देखिए ईरान का मुद्दा सॉल्व हो जाए, ईरान का मुद्दा सॉल्व होते ही मैं क्यूबा पर आऊंगा और वहाँ की जनता को सहूलियत देखूंगा। देखिए यहाँ पर ट्रंप का बनता क्या है, क्यों वो क्यूबा के मामले में भावना, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया था पहले ईरान से निपट लें फिर क्यूबा को देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात समझ नहीं आई, ईरान से निपटा नहीं जा रहा है उनसे, वो अब क्यूबा को जाके देखेंगे। ईरान से निपटने के लिए उन्हें बाकी देशों की जरूरत पड़ रही है मध्यस्थता के लिए। तो क्या कुछ लगता है इसी का मतलब वो ईरान से निपटा नहीं जा रहा है, वहां से निपटने के बाद क्यूबा पर मतलब कब्जा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्यूबा और ईरान की बात करें तो ईरान ने जो किया है वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि अमेरिका को कहा जाता है सुपर पावर, कहा जाता है कि अमेरिका, अगर हम बात करें इतिहास की भी बात करें तो कहते हैं कि अमेरिका के एक फ़ोन से देश जो थे वो अपनी नीतियां बदल लेते थे। लेकिन ईरान की IRGC जो है उसने झुकने से कर दिया है साफ इनकार। वो साफ कह रही है कि हम नहीं झुकेंगे, आप कुछ भी कर लो, आप यूरेनियम की बात करोगे हम यूरेनियम नहीं देंगे। ईरान ने अपनी 4 शर्तें भी रख दी थी, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि ये तो डस्टबिन में जाने लायक है, कूड़ेदान में जाने लायक है। तो ईरान तो नहीं झुकेगा। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी जो चीज़ आती है वो आती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, वो रास्ता जहाँ से दुनिया का कई बैरल तेल जो है वो गुजरता है, यानी नस समझ लीजिए, बाकी देशों की अर्थव्यवस्था जो है उसकी नस समझ लीजिए। तो वो ईरान ने जो है पूरी तरीके से ब्लॉक कर रखी है। अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेट लगाया है, लेकिन उसके बाद भी नहीं खुल पा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो सबसे ज्यादा इस वक्त सुर्खियों में है वो है बाब अल मंडेब। ये इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है एशिया और यूरोप के जो ट्रेड है उनके लिए ये रास्ता इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर हूतियों के साथ मिलकर ईरान ने यहाँ पर कुछ भी करने की कोशिश की तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत अमेरिका के लिए हो जाएगी, क्योंकि अगर हम देखें तो ये जो है यूरोप जो है कहीं ना कहीं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। और अगर हम इसराइल की बात करें तो ये इसराइल है, ये देख रहे हैं आप, ये इसराइल है, ये गाज़ा पट्टी आप देख सकते हैं, तेल अवीव, ये इसराइल है, ये है लेबनान और ये है बैरूत। यहाँ से लगातार यहाँ पर बम दागे जा रहे हैं। लेबनान को लेकर लगातार अमेरिका और इजराइल के बीच में बातचीत हो रही है और लेबनान का साफ कहना है कि ये जो इजराइल है ना, ये जो प्रस्ताव अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भेज रहे हैं, ये इजराइल समर्थित प्रस्ताव है, इसमें लेबनान के लिए कुछ नहीं है। ठीक वही वाला काम जो ईरान ने कहा था
जो रशिया ने भी कहा था कि जो प्रस्ताव आप भेज रहे हैं वो यूक्रेन के लिए ठीक है, हमारे लिए ठीक नहीं है, हम इसको नहीं मानेंगे। सेम चीज जो है वो लेबनान के लिए हो रही है। अब बात करें बाब अल मंडेब की, तो ये सबसे ज्यादा जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर इस रास्ते पर ईरान हूतियों के साथ मिलकर यहाँ पर किसी भी तरीके की ब्लॉकेट करता है तो अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा खतरा होगा, क्योंकि भावना जब तक बात मिडिल ईस्ट के कंट्रीज की थी तब तक अमेरिका को इतनी चीजें नहीं परवाह, हालांकि परवाह कर रहे थे, लेकिन बात जब यूरोप पर आ गई है, वो देश जो जिससे यूं कह ले कि अमेरिका कितना ट्रेड करता है, कितनी सारी चीजें होती हैं, अपनी धौंस अपना सिक्का वहां पर जलाता है। यूरोप कोई आम कॉन्टिनेंट नहीं है, कितने सारे देश हैं, उन देशों के पास कितनी सारी पावर है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वहां पर दिक्कत आती है तो फिर अमेरिका जो है वो कुछ नहीं कर पाएगा, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाब अल मंडेब की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह ये रास्ता है, लेकिन देखा जाए तो ये काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। स्वीज कैनाल जो सबसे इंपॉर्टेंट कैनाल है, अगर इस पर किसी भी तरीके की छेड़खानी ईरान की तरफ से की जाती है, जो ईरान के मन में चल रहा है कि वो करेगा, क्योंकि वो बखूबी जानता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ट्रंप की दुखती रग है, और बाब अल मंडेब की बात करें तो ये भी ट्रंप की दूसरी दुखती रग है। और अगर बाब अल मंडेब पर ईरान कब्जा करने की कोशिश करता है हूतियों के साथ मिलकर, तो ट्रंप की रातों की नींद तानियां उड़ सकती है, क्योंकि यूरोप पर जो है सबसे ज्यादा खतरा जो है वो यहाँ पर मंडराता हुआ नजर आएगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इशिका अब ट्रंप को सीरियस हो जाना चाहिए और कहीं ना कहीं ये बचकानी हरकतें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हॉर्मुज के बाद अब बाब अल मंडेब ही जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जलमार्ग है, जहाँ से अब जो है तेल और गैस की सप्लाई हो रही है। अगर वो ठप हो जाती है तो कहीं ना कहीं आम लोगों को, पूरे भारत की बात करें या फिर हम अमेरिका की बात करें या फिर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, क्योंकि वहाँ पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं, खासकर यूरोप में। अभी तक मिडल ईस्ट में दिक्कत थी, लेकिन अब यूरोप पे बात आएगी, और अगर यूरोप पे बात आएगी तो कहीं ना कहीं विश्व युद्ध 3 की जो है 3 की जो है आहट बढ़ जाएगी। क्योंकि अब देखिए इशिका, कहीं ना कहीं अब आपको ये भी दिख रहा होगा कि पहले बात सिर्फ थी इजराइल अमेरिका के बीच, लेकिन अब जिस तरीके से ईरान लेबनान को सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, और बहुत पहले से सपोर्ट कर रहा है। लेबनान के हिजबुल्लाह गुट को सपोर्ट करना नई बात नहीं है, वो पहले से खुलेआम सपोर्ट करता है हालांकि, लेकिन अब बकायदा ट्वीट करके ये सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ईरान क्या कहता है? ईरान इनको कहता है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। अमेरिका, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया और तमाम यूरोप के देश, इन जो ग्रुप्स हैं, ये जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, वो कहते हैं कि आतंकवादी संगठन है, लेकिन ईरान कहता है कि ये मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इसको नाम दिया, चाहे फिर लेबनान में हिजबुल्लाह हो, गाजा में हमास हो, या फिर आपका यमन में हूती हो, तो वो इनको एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है, और कहता है कि इजराइल जो है ना वो लगातार इन पर हमले करके ये जो है मिलिटेंट ग्रुप्स है, ये किसी का नहीं बिगाड़ रहे। ये ईरान का कहना है, मैं बता दूं, लेकिन अमेरिका, इजराइल और बाकी तमाम देश ये कहते हैं कि ये आतंकवादी संगठन है, तो लगातार वो इनको सपोर्ट करता है, और यहीं पे पेज और भी ज्यादा फंसता नजर आ रहा है। न्यूक्लियर में तो फंस रहा है, यहाँ पर भी फंस रहा है। लेकिन इशिका, यहाँ पर एक चीज समझ नहीं आती कि पहले वेनेजुएला पर कब्जा किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, मतलब निकोलस मादुरो को उठा लिया था, उसके बाद ईरान उनको चाहिए था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करना था, एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए थे, लेकिन अब क्यूबा क्यों? आखिर ऐसा क्यों कि अब उनकी नजरें जो है वो क्यूबा पर है? देखिए, क्यूबा एक छोटा सा द्वीप है, और क्यूबा ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि अगर हम इतिहास देखें तो क्यूबा पर सोवियत का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है। जब तक रूस बनने से पहले जब सोवियत यूनियन था तो क्यूबा पर सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस था वो सोवियत का रहा। और अब देखें तो जब रूस है और तमाम जो है सोवियत टूटने के बाद जो देश बने, बेलारूस, यूक्रेन, अब रूस का जो इन्फ्लुएंस है, दबदबा जो है वो क्यूबा पर ज़्यादा है, और क्यूबा जो है वो अमेरिका से बहुत पास है। मैं आपको मैप के थ्रू समझाती हूँ। ये है क्यूबा, ये क्यूबा है, ये देखिए, ये क्यूबा है, ये है अमेरिका। तो अगर यहाँ पर इस क्यूबा पर चीन या रूस पूरी तरीके से हावी हो जाते हैं, क्योंकि क्यूबा को कहा जाता है अलाय, समझ लीजिए, रूस और चीन का। अगर यहाँ पर रूस और चीन के जो मिसाइल है, टैंक्स है, वो आ जाते हैं तो यहाँ पर हमला करना बहुत आसान हो जाएगा रूस और चीन के लिए। सबसे ज्यादा पास जो है वो क्यूबा है, क्योंकि अगर हम मैप को देखें तो चारों तरफ ये देखिए, यहाँ भी समंदर, ऊपर आपका जो है नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन है। तो अगर इनको हमला भी करना हुआ या अमेरिका पर कोई मिसाइल भी दागनी हुई तो यहाँ से तो नहीं आ सकते। बचता क्या है? क्यूबा। एकमात्र जो है वो रास्ता है चीन के लिए भी, रूस के लिए भी, कि अगर अमेरिका को कभी
आगे जाके अमेरिका पर जो है हमला करना है या अमेरिका को घेरना है तो क्यूबा में पकड़ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूस की जो इन्फ्लुएंस है वो क्यूबा पर पहले से ही है। रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि बेलारूस की जो कुछ घातक मिसाइलें हैं, रूस और बेलारूस की, वो कुछ घातक मिसाइलें क्यूबा पर भी जो है उन्होंने भेज दी है समुद्र के रास्ते। और ये भी कहा जाता है क्योंकि क्यूबा पर अमेरिका ने सैंक्शंस बहुत ज़्यादा लगा रखे हैं, इसलिए वो अपनी मिलिट्री को ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता। लेकिन रूस और चीन जो है वो बखूबी क्यूबा का फायदा उठा रहे हैं। और ना सिर्फ रूस और चीन बल्कि ईरान को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि क्यूबा जो है ना वो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि अमेरिका बखूबी जानता है कि अगर यहाँ पर बड़ी सुपर पावर्स का इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ गया, हालांकि है, तो फिर अमेरिका की जितने भी वाशिंगटन है, फ्लोरिडा है, न्यूयॉर्क है, यहाँ पर आसानी से जो हमले जो है वो करे जा सकते हैं। इसलिए क्यूबा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं और इसलिए क्यूबा को हथियाने की कोशिश जो है डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जिस तरफ से भी घिरता नजर आता है उसको सिरे से मिटाने की कोशिश करता है। वेनेजुएला में चीन का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था, काफी मात्रा में तेल वहां से जाता था, इसलिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा ले गए और तर्क दिया कि ये सबसे ज्यादा ड्रग्स की सप्लाई जो है वो अमेरिका में कर रहे हैं। देखिए, मेरे को लगता है कि ट्रंप का ये भी पैटर्न रहा है कि आपने जैसे कहा कि अगर रशिया और चाइना वहां पर दबदबा ना बना ले, इससे पहले ट्रंप ने ये सोचा कि भाई अब मैं अपना दबदबा बना लेता हूं और कहीं ना कहीं पहली नजर मैं जो है क्यूबा पर डाल लेता हूं जिससे मेरा राज चले। उन्होंने ये भी, अब अगर मैं आपको बात करूं तो उन्होंने क्यूबा के बारे में ये भी बोला कि देखिए ईरान के मुद्दे को खत्म होने के बाद मैं क्यूबा पर बात करूंगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये एक जाहिर कर दिया है कि कहीं ना कहीं अब बात जो है वो क्यूबा की होगी। और दूसरी बात उन्होंने ये बोला कि क्यूबा पर बात करूंगा और अगर वहां पर उनकी बात कही कि क्यूबा जो है एक बहुत छोटा द्वीप है तो वहां पर जो है तेल की सप्लाई नहीं है, व्यापारी नहीं है, तो मैं अपने अमेरिका के लोगों को बोलूंगा और ये अपील करूंगा कि वहां पर जाकर बिजनेस करो ताकि क्यूबा में अच्छा सा चलन हो सके और कहीं ना कहीं वो एक स्मूथ वर्किंग कर सके। और उन्होंने ये भी बोला कि वेनेजुएला से अब तक तेल आ रहा था तो क्यूबा की आवन जावन और अर्थव्यवस्था सही चल रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो डूबती जा रही है और उसको मैं संभालूंगा। देखिए, मुझे नहीं समझ में आता इशिका कि ट्रंप अपने आप को समझते क्या है। सुपर पावर है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि उनसे पहले भी और राष्ट्रपति थे और उन्होंने भी देश चलाया है, तो कहीं ना कहीं सुपर पावर का घमंड यहाँ पर ट्रंप का कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है क्योंकि ज्यादा ही जल्दी है मेक अमेरिका पर एक मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया था कुछ टाइम पहले, जैसे कि भावना ने बोला कि इससे पहले भी वहाँ के राष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का तो ये मानना है कि उस टाइम पे अमेरिका की जो इकोनॉमी थी वो डाउन थी काफ़ी और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वो काफ़ी ऊपर आ चुकी है। मतलब बताइए कि अपने ही देश को कोई इतना बुरा कैसे कह सकता है, मतलब कि तुम कुछ भी दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकते आपने हो। यहाँ पर देश नहीं कार्यकाल को बोल सकती हो। उन्होंने जो बाइडेन के कार्यकाल को बोला है, अपने को इवन अगर देखा जाए तो वो सारा क्रेडिट खुद को ले गए कि मेरे कार्यकाल में सारी चीजें अच्छी हो रही हैं। मैं वाला काम है डोनाल्ड ट्रंप का कि मैं बढ़िया हूँ तो सब बढ़िया है, मैं नहीं हूँ तो सब बेकार है। उन्होंने ओबामा के 2018 JCPOA को जो था वो ईरान के साथ हुआ था उसको लेकर भी कहा कि ये बिल्कुल बकवास था। ओबामा ने बहुत ही बकवास डिसीजन लिया। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि JCPOA बिल्कुल बकवास था, इसकी वजह से ईरान ने और ज्यादा जो है यूरेनियम इनरिच कर लिया, ये बिल्कुल बेकार था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही सत्ता में 2017 में आते ही सत्ता में सबसे पहले 2015 में जो JCPOA ओबामा ने जो ईरान के साथ किया था उसको बेकार बता दिया। तो ये इस बात का प्रमाण है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब डोनाल्ड ट्रंप शायद ये समझ नहीं पा रहे कि अमेरिका को आगे लेकिन इशिका वहाँ की जनता तो कहती है नॉकिंग प्रोटेस्ट। नोकिंग, वही तो मैं कह रही हूँ आपको, डोनाल्ड ट्रंप समझ नहीं पा रहे हैं। ईरान पर हमला कर दिया है ना, जिस तरीके से अब ईरान पर दबदबा बनाने की कोशिश किया और ट्रंप ये सोच रहे हैं कि मेरी वाहवाही हो जाएगी अमेरिका में जाकर, लेकिन जिस तरीके से अब वो डूबता जा रहा है, अब अगर आप डेटा भी कंपैरिजन करें तो अब ट्रंप को कम लोग पसंद करने लगे हैं अमेरिका के। जिस तरीके से ट्रंप ने अपनी वहां पर छवि बना ली है कि वो सीधे आर या पार की बात करते हैं या फिर वो कुछ ऐसे ट्वीट्स कर देते हैं जिस पर जो है उनका मजाक उड़ता है, लिटरली उनका मजाक उड़ाया जाता है इशिका, क्योंकि हम खुद ही ऐसी बातें बोलते हैं कि ट्रंप के जो ट्वीट्स हैं उन पर खुद ही वो अडिंग नहीं रहते हैं, कहीं ना कहीं उनको बदलते रहते हैं। अब युद्ध हो गया, अब युद्ध खत्म होने वाला है, अब समझौता होने वाला है, डील बेहद नजदीक है। फॉर्मेट है डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट का फॉर्मेट है। आज डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करेंगे कि हम उसमें हैं, बातचीत के दौर में है और बहुत जल्दी बातचीत खत्म हो जाएगी और हमें पीस मिलेगा। अगले दिन आके डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करेंगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, एवरीथिंग इज फाइन,
सीज फायर हो गया है, पीस हो गया है। उसके अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप आके ट्वीट करेंगे, उसने मेरी बात नहीं मानी, अब होगा युद्ध भयंकर। ये डोनाल्ड ट्रंप की जो पैटर्न है, जो नोट किया गया है, जिसको एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि जैसे चाय के साथ, जैसा कि तुमने स्टार्टिंग में आपने कहा भावना, कि जैसे हर कोई चाय के साथ सुबह टोस्ट लेता है, डोनाल्ड ट्रंप कॉफी के साथ सुबह ट्वीट करते कि अच्छा आज सुबह का ट्वीट ये, दोपहर का ये, शाम का ये। लगता है कि ना डोनाल्ड ट्रंप के कुछ ज्यादा ही मूड स्विंग्स हो जाते हैं, इस वजह से उनको ऐसे ट्वीट्स जो है वो करने पड़ जाते हैं। बिल्कुल भावना, लेकिन यहाँ पर एक सवाल इशिका ये भी है कि जो देश खुद को सेव करने के लिए अपनी मिसाइल्स, रॉकेट्स वगैरह सेव करके रखता है, और जिस हिसाब से ईरान इजराइल को धमकियां दे रहा है कि अगर आगे कुछ भी किया जाता है तो वो उसको बख्शेगा नहीं, अब इजराइल वहाँ पर मतलब इतने अपने रॉकेट मिसाइल क्यों ताबड़तोड़ मतलब बेचने पे लगा हुआ है? क्योंकि देखिए तान्या, अगर मतलब इजराइल पर वॉर किया गया तो मतलब वो कैसे कैसे खुद से मतलब डिफेंड कर पाएगा, लड़ पाएगा सामने वाले से? बिल्कुल तान्या, देखिए हर देश को पता होता है कि उसके पास क्या है क्या नहीं है, तो नेतन्याहू और इजराइल भी यहाँ पर यही करने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल बखूबी जानता है कि उसके पास कितना जखीरा है और कितना जखीरा नहीं है। और अगर बात करें हम इजराइल के मिसाइल की, इजराइल के डिफेंस सिस्टम की, तो इजराइल के कुछ डिफेंस सिस्टम्स ऐसे हैं जो दुनिया भर में अपने आप में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जिनको दुनिया जानती है, जिनमें से एक आयरन डोम है, एयर डिफेंस सिस्टम, जो हवा में मिसाइल को मार गिराने की क्षमता रखता है। तो ऐसे में इजराइल का अपने डिफेंस और मिसाइल सिस्टम को बेचना यहाँ पर एक बड़ी चीज़ दिखाता है कि इजराइल जो है वो दुनिया को ये दिखाना चाह रहा है कि हाँ मैं युद्ध में हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने डिफेंस सिस्टम नहीं दूंगा या कुछ भी। तो यहाँ पर दिखाने की कोशिश है। और दूसरी चीज़ आती है कि तान्या देखिए, डिफेंस सिस्टम और मिसाइलों का होने का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ है आपके पास या सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर और भी सारी चीज़ें होती है। एक देश को चलाने के लिए, चलने के लिए बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है, जिसमें से एक सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है पैसा। ठीक है, अगर आप डिफेंस सिस्टम देंगे तो बदले में आप पैसा भी लेंगे, और वो पैसा कहीं ना कहीं आपके देश के लिए काम आएगा। तो यही नेतन्याहू यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि भले ही हम युद्ध में हैं, लेकिन हमारे पास इतना स्टॉक है। मतलब एक तरीके से ये कह लीजिए कि वो दिखाना चाह रहे हैं कि हम कमज़ोर नहीं है। आप हमें समझ रहे हो, हम कमज़ोर है, तो वो कमज़ोर नहीं है हम। बिल्कुल इशिका, जैसा कि आप सभी ने देखा, डोनाल्ड ट्रंप ने जो हाल ही में स्टेटमेंट दिए, उन सबको लेकर, इस तमाम खबरों और स्टेटमेंट को लेकर जो आज हमने चर्चा की है, यहाँ पर सवाल यही है जो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जंग हो या समझौता, जीतेगा अमेरिका ही। ऐसे डोनाल्ड ट्रंप के ख्याति पुलाव वाले स्टेटमेंट सामने आते रहते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी, जो इजराइल दिन ब दिन ताबड़तोड़ अपने एयर डिफेंस सिस्टम, ये सारी चीज़ें मतलब बेचने पे लगा हुआ है, उसके पीछे की रीज़न क्या है। और जो डोनाल्ड ट्रंप कभी सीज फायर को लेकर बातें कर रहे हैं, कभी ईरान पर वॉर करने की बातें कर रहे हैं, और वहीं ईरान ये कह रहा है कि उसने अमेरिका के कितने फाइटर जेट मार गिराए हैं, जिनको अमेरिका सिरे से खारिज कर दे रहा है। लेकिन इन बयानों में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देखते रहिए हमारा एक खास शो वॉर रूम। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।